दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और यहां पर है 2023 और 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर यूपी बोर्ड का। इसको मैंने देखा तो यहां पर कुछ टॉपिक्स निकल कर आएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में चमकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स यहां पर आपको नोट कराने वाले हैं जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का एग्जाम विद यूट्यूब चैनल पर। इन प्रश्नों को तैयार करते चलो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो और इनका रिवीजन स्टार्ट कर दो। भैया यही प्रश्न है वो कक्षा 10 विज्ञान के जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो हम जानते हैं कि विज्ञान के 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो बारी बारी करके हम यहां पर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के साथ। फिजिक्स के वो कौन से प्रश्न हैं जो कि सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं भैया फिजिक्स से, यानी कि भौतिक विज्ञान जो खंड का होता है। ठीक है, और बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आने हैं, उसकी तो तैयारी साथ में हो ही जाएगी अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करोगे। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के वो कौन से प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देखेंगे। यहां पर सबसे पहले फिजिक्स में आपको क्या तैयार करना है, आपको बच्चों अपवर्तन वाला जो टॉपिक है, अपवर्तन वाला जो टॉपिक है और परावर्तन वाला जो टॉपिक है, इसको पढ़ना है। अपवर्तन और परावर्तन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। अपवर्तन के नियम जो 2 होते हैं आपको वो तैयार करने हैं। जो अपवर्तन के नियम होते हैं बच्चों वो आपको तैयार करने हैं। अपवर्तन के नियम सीधा प्रश्न पूछ देते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद परावर्तन किसे कहते हैं, और इसी में परावर्तन में एक प्रश्न बच्चों आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये आप तैयार करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों किरण आरेख आपको आता है कि उत्तल लेंस से कौन सा किरण आरेख बनता है, अवतल लेंस से कौन सा किरण आरेख बनता है, अवतल दर्पण से कैसा किरण आरेख बनता है, उत्तल दर्पण से कैसा किरण आरेख बनता है। वो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है तो वो आपको आता होगा। इसके बाद बच्चों यहां पर आपसे पूछा जाता है, यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो दृष्टि दोष के ऊपर होता है। दृष्टि दोष के ऊपर होता है। 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को अगर साइड में रख दें तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिनको न्यूमेरिकल नहीं आते वो ये प्रश्न जरूर बच्चों तैयार कर लेना, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल नहीं हल करना आता होगा तो आप थ्योरी वाला प्रश्न हल कर पाओगे। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, आप इसको 100% तैयार करके जाएंगे। 100% ये आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, हम जानते हैं अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनने लगता है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसका इन सारे क्वेश्चन का हम डिटेल कर देंगे, लेकिन अभी यहां पर आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। इसके बाद भैया जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना ही करना है फिजिक्स में, ओम का नियम। ओम का नियम आपको भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओम के नियम पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
ओम का नियम 100% आप तैयार करेंगे। ओम का नियम। फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आपको आना चाहिए। प्रतिरोधों का संयोजन, हम जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हों जुड़ते चले जाएंगे। और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी समांतर क्रम में हो जुड़ते चले जाएंगे। कम से कम आप इन दो सूत्रों को तो तैयार रखेंगे ही रखेंगे। आपको अगर इनका डेरिवेशन नहीं आता लेकिन आप सूत्र तैयार रखो। इसके बाद धारा किसे कहते हैं? एक प्रश्न आता है कि विद्युत धारा या धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका सूत्र आपको लिखना है I बराबर Q अपॉन T वाला सूत्र। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाता है कि परिपथ में आवेश इतना है, इतने समय में प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें धारा कितनी बहेगी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको धारा से रिलेटेड और ओम का जो नियम है V बराबर IR, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं 10th के पेपर में। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर थ्योरी के जो 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न हैं वो भी पूछे गए हैं। देखो बोर्ड के पेपर में क्या पूछा गया है, अपवर्तन के नियम क्या हैं। 2023 का ये पेपर 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि अपवर्तन के नियम क्या हैं। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस की वस्तु से दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू दे दी हैं और हम जानते हैं बच्चों जो सूत्र होंगे उचित, हम उन सूत्रों को तैयार करके न्यूमेरिकल को लगाते हैं। इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में कक्षा 10 विज्ञान में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं आपको आगे बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। दृष्टि दोष में आप निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को तैयार करेंगे। ओम का नियम V = IR और प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आप पढ़ेंगे। इसके बाद धारा किसे कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T को। इस पर एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के कौन से बिल्कुल सिलेक्टेड मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 110% आपके एग्जाम में आएंगे। तो भैया एक क्वेश्चन आपको ये जरूर देखने को मिलता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो मतलब आपको चुंबकीय बल रेखाओं वाला जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल रेडी करना है। 2023 के पेपर में देखो पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। जब आप चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो आपको इनके 2 से 3 गुण भी याद करने हैं बच्चों। आप 2 से 3 गुण याद कर लेंगे। इसके बाद आगे दिया है कि किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम को परिभाषित करो। ठीक है, तो ये इसमें न्यूमेरिकल जोड़ा है, वो आपको हम सूत्र बताएंगे और जब हम इसको सॉल्व कराएंगे उसको भी हम आपको समझाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, जो आपको पढ़ना है, तैयार करना है, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है इसको आप 100% तैयार करेंगे और आप विद्युत मोटर, 2 जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आप विद्युत मोटर की सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत
उसका सचित्र वर्णन यानी विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है और उसका सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले सिद्धांत, फिर उसकी कार्यविधि और उसका चित्र, और इसके बाद विद्युत मोटर के अलावा आप प्रत्यावर्ती, जो दूसरा आपको इसी में तैयार करना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, जो एसी करंट जनरेटर होता है। किस पर प्रश्न आता है एक बड़ा, या फिर विद्युत मोटर पर एक बड़ा प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न आता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 7 नंबर का जो प्रश्न, जो बड़ा प्रश्न होता है 7 नंबर का, वो विद्युत मोटर पर पूछा जाता है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना नामांकित आरेख बनाकर, मतलब चित्र बनाकर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि का आपको वर्णन करना होता है। बच्चों, विद्युत मोटर और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तैयार कर लो, 110% आपके एग्जाम में चमकता हुआ दिखेगा। ज्यादा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस ये वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। यहां पर फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपने देखे। अब फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं, माफ कीजिए, अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर आपसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी हाँ बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर यह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बच्चों जरूर आप तैयार कर लेना। आप केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ये मोस्ट टॉपिक है। अगर इन टॉपिक को आप पढ़ोगे और इनका थोड़ा डीप में चले जाओगे, जो इनके सारे फॉर्मूले हैं, जो इनके सारे सूत्र हैं, उनके शॉर्ट नोट बना लोगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आपका छूट नहीं सकता है। ये वो टॉपिक है जहां से मोस्टली क्वेश्चन आपके क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड की परीक्षा में, क्लास 10th साइंस के पेपर में पूछे जाते हैं। फिजिक्स के जो टॉपिक हैं, जो 25 नंबर की बच्चों फिजिक्स आती है, जो 25 नंबर में फिजिक्स आती है, इन्हीं टॉपिक के आसपास आती है। इनके सूत्र, इनकी संरचना हो, चित्र हो, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल हो, यहीं से पूछे जाते हैं। अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और केमिस्ट्री की तरफ बच्चों देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो आपके कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री के कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें तैयार करना है और जो हर साल आते ही आते हैं और इस साल भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। रसायन विज्ञान यहां पर कर देंगे और यहां पर लिख देंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो आती है बच्चों वो 25 नंबर में नहीं, वो 20 नंबर में होती है। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है आपको बताते हैं। मैंने इसको ध्यान से देखा और क्वेश्चन बैंक में भी आप देखोगे, जब मॉडल पेपर्स को देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक तैयार करना है रसायन विज्ञान में, वो आपको तैयार करना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, अब इसमें तैयार क्या करना है बच्चों, इनमें आपको इसकी परिभाषा तैयार करनी है और एक उदाहरण तैयार करना है। यहां से प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए।
योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। दूसरा जो काम आपको करना है, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलन की प्रैक्टिस पर एक बड़ा क्वेश्चन 2 या फिर 4 नंबर में पूछ दिया जाता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन आपसे पूछ दिया जाता है, चाहे वो कोई सा पेपर हो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जरूर आता है। इसलिए आप 4 नंबर की प्रैक्टिस करने के लिए केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूर सीख लेंगे। एक पूरा वीडियो है रासायनिक समीकरण संतुलन पर, साथ ही साथ एक नया वीडियो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं हम जल्द ही लाने वाले हैं। आप उस वीडियो में हम पूरा मेथड आपको बताएंगे। 4 नंबर का प्रश्न भैया ये आपसे पूछा गया था 2022 के पेपर में भी, 2023 और 24 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद भैया आईयूपीएसी नामकरण की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आईयूपीएसी नामकरण की प्रैक्टिस कर लेंगे। 4 नंबर में आपके आईयूपीएसी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। 4 नंबर में आप आईयूपीएसी नामकरण की प्रैक्टिस कर लेना। 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। इसके बाद आप क्या तैयार करेंगे भैया, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो टॉपिक आप तैयार करेंगे वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों तैयार कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद संक्षारण या जंग लगना किसे कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना लोहे पर लगती है ना जंग, वो वाली जंग लगना क्या होता है? ये कैसी अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है लोहे पर जंग लगना, इसको संक्षारण भी कहते हैं। नमी ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके कलुषित होती जाती हैं, खराब होने लगती हैं, जिस प्रक्रिया को हम संक्षारण या जंग लगना कहते हैं बच्चों। ये वाला टॉपिक आपको जरूर तैयार करना है। एक टॉपिक आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये आप बच्चों जरूर तैयार कर लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप एक बार ये जरूर तैयार कर लेंगे बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन कि मिसल किसे कहते हैं? मिसल का निर्माण समझाइए बच्चों। साबुन और अपमार्जक वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक होता है मिसल का। मिसल और अपमार्जक पर आप टिप्पणी लिख लेंगे। मिसल और अपमार्जक पर आप टिप्पणी 100% याद करके जाना। आपके एग्जाम में 110% ये टॉपिक पूछे जाते हैं। मिसल किसे कहते हैं? इसके बाद बच्चों आपको भर्जन और निस्तापन तैयार कर लेना है। यहां पर आपको क्या तैयार कर लेना है? सीधे आप यही तैयार करो, आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़ो, आप सीधे यही टॉपिक अगर तैयार करते हो तो 99% आपके नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी बच्चों। 90 के पार तो जाओगे ही जाओगे। भर्जन की परिभाषा और निस्तापन की परिभाषा। भर्जन और निस्तापन इन दोनों का परिभाषा, और इनको अगर आप निस्तापन अगर इनको आप एक बार समझ लोगे और एग्जाम में लिख दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलने वाले हैं। भर्जन और निस्तापन आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे कुछ और टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक क्या आपको तैयार करना है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उदाहरण दीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित, रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लेना। जो जिनको आता है वो सीख लेंगे, जिनको नहीं आता उनको हम सिखा देंगे वीडियो के माध्यम से। आईयूपीएसी नामकरण की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप जाकर वहां पर देख सकते हो।
और भी हम प्रैक्टिस के लिए आपको नाम करा देंगे। आईयूपीएससी की प्रैक्टिस आप कर लेना, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा तैयार कर लेना, इनका उदाहरण बच्चों आप तैयार कर लेना। इसके बाद संक्षारण या जंग लगना किसे कहते हैं आप तैयार करेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप तैयार करेंगे। मिसल और अपमार्जक, मिसल का निर्माण कैसे होता है, मिसल की परिभाषा पढ़ना पहले, और फिर मिसल का निर्माण कैसे होता है आप ये पढ़ेंगे। अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट भी कहते हैं उसको पढ़ना है आपको, अपमार्जक को। साबुन क्या होते हैं, साबुन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भर्जन, भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, आप भर्जन और निस्तापन को बच्चों तैयार कर लेंगे। कुछ केमिस्ट्री के और टॉपिक हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो। 3 उंगलियां स्क्रीन पर आप ऐसे करके करोगे, आपका एसएस हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन से ऐसे और टॉपिक हैं जो आपके क्लास 10th साइंस के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको तैयार करने हैं। तो चलो देखते हैं और कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको बच्चों तैयार करने हैं। आगे चलते हैं भैया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, एवं इसके 2 उपयोग, इसके 2 उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। सोडियम कार्बोनेट कौन सा, Na2CO3 वाला सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका एक और सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, जो हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। इसके बाद इसका रासायनिक सूत्र लिख दिया, इसको कैसे बनाते हैं, एक रासायनिक समीकरण में इसके निर्माण की विधि आपको आपकी किताब में मिल जाती है, और इसके 2 उपयोग आप लिख देंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, डिटर्जेंट बनाने में या सीमेंट बनाने में, जो भी उपयोग हो, 2 से 3 उपयोग बस बच्चों याद करना, ज्यादा उपयोग याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में सेम टू सेम क्वेश्चन एक पूछा जाता है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। सूत्र आप लिख लेंगे NaHCO3, कहते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप यहां पर लिख देंगे NaHCO3। नाम रासायनिक क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर कहते हैं कि इसको बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण सहित दीजिए, रासायनिक समीकरण सहित दीजिए। इसके बाद इसके 2 उपयोग भी लिखो। ये 7 नंबर में प्रश्न आ सकता है, 2 उपयोग भी लिखो, ये प्रश्न आता है। एक बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाते कैसे हैं उसकी विधि, और 2 उपयोग। इसी तरह से बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण सहित देना है, और इसके 2 उपयोग भी आपको लिखने होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सूत्र Na2CO3 × 10H2O भी होता है, लेकिन अगर आप Na2CO3 लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। एवं इसको बनाएंगे कैसे, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र Na2CO3, और इसके 2 उपयोग। इसी तरह से बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, ठीक है, नाम रासायनिक क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
और इसके दो उपयोग आप तैयार करेंगे। इसी तरह से जो लास्ट टॉपिक इसमें आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी भी कहते हैं बच्चों, वो टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्रैकेट में लिखा हो सकता है पीओपी आपके पेपर में। पीओपी का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखो। पीओपी का रासायनिक सूत्र लिखो। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसको जिप्सम को गर्म करके प्राप्त करते हैं, सिंपल रासायनिक समीकरण होता है। और लास्ट में लिख दिया जाएगा इसके दो उपयोग लिखो। दो उपयोग क्या हो जाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो पुट्टी होती है जो मकानों पे की जाती है, इसको पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। कैसे प्राप्त करते हैं? जो जिप्सम एक पदार्थ होता है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म कर देते हैं। 1.5 मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है वो अलग चला जाता है और हमें जिप्सम मिल जाता है बच्चों। तो जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर लेते हैं। इसके दो उपयोग क्या होंगे? मूर्तियां बनाने में और हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का उपयोग करते हैं। घरों पर पुट्टी या प्लास्टर करने के लिए भी हम पीओपी का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इनका बार बार रिवीजन करो आप। 100% ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, इनका बार बार आपको रिवीजन करना है। तो चलो चलते हैं बायोलॉजी सेक्शन की तरफ। बायो से भी 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं कि बायो में कौन से प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जीव विज्ञान क्लास 10th, यानी जो सेक्शन सी होता है, उपखंड गा कह लो, या सेक्शन जो बायोलॉजी का होता है जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं, उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। मेंडल के तीनों नियम पढ़ लेना। मेंडल के तीनों नियम आपको, मेंडल के 3 नियम आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे किसी ना किसी रूप में, या तो 2 नंबर के प्रश्न के रूप में या फिर 4 नंबर के प्रश्न के रूप में। मेंडल का प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम शॉर्ट में याद कर लेना, लॉन्ग में डिटेल में मत याद करना, शॉर्ट में तैयार कर लेना। भैया पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं? पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं? इस पर आपको टिप्पणी जरूर मिल जाएगी। मुकुलन किसे कहते हैं? इस पर आपको टिप्पणी जरूर मिल जाएगी। पुनरुत्थ भवन है, मुकुलन है, ठीक है, इस जैसे छोटे टॉपिक पर आपको टिप्पणी देखने को मिल जाती है बच्चों। इसके बाद लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? ये आपको सीखना है। एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है बच्चों जो आपको तैयार करना है, कि आपसे पूछ लिया जाता है भैया कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? मनुष्य की आहार नाल का संक्षिप्त वर्णन करो। भैया आहार नाल पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में लिखेंगे, तो आहार नाल का डायग्राम भी हम सिंपल वाला बनाएंगे, ज्यादा टफ वाला नहीं, सिंपल वाला डायग्राम आपको आना चाहिए। इसके बाद भैया हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ये पूछ दिया जाता है। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर लिख देते हैं हृदय का नामांकित चित्र।
इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि भैया वृक्क यानी जो किडनी होती हैं, वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए। अब नामांकित चित्र क्या होता है? नामांकित चित्र क्या होता है बच्चों? एक तरफ हम चित्र बनाते हैं, मान लीजिए ये किडनी हमने बनाई और उसके बाद उसके बारे में हम साइड में इस तरह से लिखते हैं कि कहां पे कौन सा पार्ट है, उसको नामांकित चित्र हम कहते हैं। इसके बाद बच्चों पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट का चित्र होता है जिसमें कैलिक्स कोरोला, ठीक है, पुष्प की संरचना आप इसको समझ सकते हो। पुष्प की संरचना बनाइए। जो पुष्प की संरचना इस तरह से होती है, आपने देखी होगी, कैलिक्स, फिर कोरोला आते हैं, फिर एंड्रोशियम होते हैं, फिर गाइनीशियम होता है। जो पुष्प का डायग्राम होता है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र, उसको तैयार करना है। पुष्प के भाग के नाम आपको चारों आने चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, जिसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। पुष्प की संरचना आपको आनी चाहिए। पुष्प की संरचना से बच्चों जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मानव नर जनन तंत्र और मादा नर जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, जरूर यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद बच्चों जैव प्रौद्योगिकी आप पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपको जो तैयार करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो टॉपिक्स का, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप बस परिभाषा याद कर लेना कि क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, 2-4 यूज और आप इसकी परिभाषा। यहां से क्वेश्चन एक 4 नंबर का या 7 नंबर का भी देखने को आपको मिल जाता है बच्चों। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? मेन अंतःस्रावी आप ग्रंथियां तैयार कर लेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनके नाम आपको आना चाहिए। जैसे पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि जो हमारे वृक्क यानी किडनी पर पाई जाती है। इसके बाद बच्चों एक होती है थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि हो, ठीक है, ये सारी ग्रंथि हैं। पैराथायरॉइड हो, वो भी गले में पाई जाती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड हो। तो ये मेन ग्रंथियों के नाम, उनके द्वारा उत्सर्जित 2-2 हार्मोन, ज्यादा नहीं, 2-2 हार्मोन्स आपको याद होना चाहिए। उनका कार्य क्या होता है, उनके अधिक श्रावण से क्या रोग हो जाते हैं, उनके कम श्रावण से रोग क्या हो जाते हैं, उनके यानी जो एक्स्ट्रा सिक्रीशन अगर कोई ग्रंथि करने लगे तो कौन सी डिजीज होगी, और कम सिक्रीशन अगर करने लगे हार्मोन का ग्रंथि तो कौन सी डिजीज होगी, ये आपको बच्चों बस तैयार करना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में सीधे रक्त में हार्मोन्स का स्राव करती हैं और वो हार्मोन्स हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हीं को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये मेन टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। बाकी और भी टॉपिक को हम हल करते रहेंगे, सॉल्व भी कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। इनसे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या तैयार आपको कर लेना चाहिए। अगर आप इतनी तैयारी बार बार रिवाइज करते हो तो 100 में 100 नंबर बच्चों आपके आ सकते हैं क्लास 10th विज्ञान में। मोस्टली यूपी बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा ये सारे टॉपिक एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी में टॉपिक सेम होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी तरह के यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हल सॉल्यूशन के साथ भी हम लाने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।